हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, पुराने प्रश्न पत्र को रिपीट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन की सीरीज। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका आंसर है कुशीनगर में। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था प्राप्त, तो कुशीनगर में। अगला है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो नालंदा, जो कि फिलहाल बिहार में पड़ता है। तो 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वह था नालंदा। ठीक है। अगला है, जैनियों, है ना, मतलब जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ये थे ऋषभदेव, है ना, जो कि जैनों के प्रथम तीर्थकर थे। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ऑल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ सब स्किप नहीं करिए। अगला है, महावीर की माता कौन थी। तो इनका नाम था त्रिशला। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि जो महावीर स्वामी थे उनकी माता का नाम था त्रिशला। अगला है, किस महापुरुष को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो ये थे राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है। अगला है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो भाषा यूज में लाई जाती थी उपयोग में, तो वह थी संस्कृत। तो आपको याद रख लेना है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, हेरोडोटस को माना जाता है। तो जो हेरोडोटस है उन्हें माना जाता है इतिहास का जनक। तो आपको किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, हेरोडोटस कौन थे, ये सब। ठीक है। अगला देख लेते हैं, ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पे। तो आपको याद रख लेना है, एकेश्वरवाद, ब्रह्म समाज। अगला है, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर और पोरस मतलब कि सिकंदर, है ना, तो इन्हें लड़ाई लड़ी थी हाइडे स्पीज में, है ना, ये हाइडे है, याद रख लीजिएगा, हाइडे स्पीज में लड़ी थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। तो आपको याद रख लेना है, बिंदुसार। ठीक है। अगला है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है, अशोक के अधीन, है ना, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन है। तो यह था केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ठीक है, अशोक के अधीन पे जो मौर्य राजतंत्र था वो किस टाइप का था, एकीकृत एकाधिपत्य। अगला देख लेते हैं, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अकबर सेकेंड, है ना, अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में यूनानी राजदूत था वो था मेगस्थनीज। तो आपको याद रख लेना है, मेगस्थनीज। ठीक है। इंडिका एक बुक है, तो इंडिका की जो रचना है ना, मतलब इसको किसने लिखा था, तो वे थे मेगस्थनीज, है ना, जो कि एक यूनानी राजदूत थे। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो यह था तक्षशिला, जो कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, है ना। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो एक रूपता से अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में अर्धमागधी, है ना,
अर्ध मगधी भाषा का उपयोग किया है, तो याद रख लेना है। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, ठीक है। अगला है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद आया था शुंग वंश, तो आपको याद रख लेना है इनका क्रम। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो शक संवत यूज में लाया जाता है उसको स्टार्ट करने वाला था कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो है एक बौद्ध पाठ, तो याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हो एक क्या है? बौद्ध पाठ है। अगला है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो जो गांधार कला है वह विकसित हुई थी कुषाण काल में, ठीक है। अगला है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है गांधार कला, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है गांधार कला कुषाण वंश के समय में। अगला है, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनानी रोमन कला इससे प्राप्त हुआ गांधार में। अगला है, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो 58 ईस्वी में, ठीक है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए मतलब कि बैठे? तो 58 AD, ठीक है। अगला है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह है मथुरा संग्रहालय। तो आपको याद रख लेना है कुषाण की मूर्तियों का अधिक मात्रा में संग्रह कहाँ पे है? मथुरा संग्रहालय में। अगला, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर है, कला गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी? तो पीछे हमने देखा कनिष्क के काल में, है ना, कुषाण वंश के काल में। अगला है, निम्नलिखित में से तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो तोमर शासन को दिल्ली शहर में स्थापित करने का श्रेय जाता है अनंगपाल को, ठीक है, जो कि एक तोमर शासक थे। अगला है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था अरबी ने, है ना, अरब लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है ना, सबसे पहली बार आक्रमण मुहम्मद बिन कासिम ने किस सन सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और उस टाइम में वहाँ पे शासन था दाहिर का, ठीक है, दाहिर, इसको याद रख लेना है, मैंने इसका करवा भी दिया है टॉपिक। अगला है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम? तो यह था अल हजाज, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, अल हजाज सेना का सेनापति था जब सिंध पर विजय प्राप्त की अरबों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए, है ना, विजित प्रदेशों मतलब जीते हुए प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम था, ठीक है। अगला है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खुल गया था। अगला देख लेते हैं, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो यह था बघेल भीम, है ना, द्वितीय था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। अगला है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो था नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था बलबन, जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा उससे पहले। अगला है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक? तो यह थी रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम शासिका भी थी। इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, इसलिए आपको इसे याद रखना होगा। अगला है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो खिलजी के पहले और खिलजी के बाद में। तो फिर है गुलाम वंश और फिर है तुगलक वंश, ठीक है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश। आपको याद रख लेना है इनका क्रम, इम्पोर्टेंट है। अगला है,
सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी, तो उसे बनाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सबसे विशालतम स्थायी सेना। अगला देखते हैं, मलिक काफूर जनरल था। तो जो मलिक काफूर था वह था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल, है ना, मतलब सेनापति कह सकते हैं, जिसकी मदद से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। अगला है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मलिक काफूर है ना, मलिक काफूर की सहायता से उन्होंने दिल्ली पर क्या किया था, दक्षिण भारत पर पराजित करने का प्रयास किया था। अगला है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। तो याद रख लेना है, ठीक है, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इस वजह से वो असफल व्यक्ति था। अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में, तो आपको याद रख लेना है दर्शन। अगला है, 1329 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे, है ना, तांबे के सिक्कों के रूप में स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो वे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश से संबंध रखते थे। अगला है, इब्न बतूता, है ना, यह एक विदेशी यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन करने वाला था रामानुजाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, दक्षिण भारत के, है ना, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। अगला है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ये थे जो ऐसा मानते थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला है, अलवर संतों का आविर्भाव किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो यह हुआ तमिलनाडु से ना, अलवर संतों का, तो याद रख लेना है। अगला है, एनोलेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है? तो कन्फ्यूशसवाद का। ठीक है, यह एक धर्म है कन्फ्यूशसवाद। एनोलेक्ट्स इसका एक पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि हिंदुओं का भगवत गीता होती है। अगला देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने, याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वे थे कृष्णदेवराय, जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, ऐसे प्रथम शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। अगला है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं और पैगंबर भी कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ, है ना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक थे राणा कुंभा, तो याद रख लेना है, राणा कुंभा। अगला है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, है ना, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसे भी उन्हीं ने बनवाया था, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, याद रख लेना है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अगला है, किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो बीदर में मदरसे का निर्माण करवाने वाला था महमूद गवां, तो आपको याद रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है, महमूद गवां। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, धन्यवाद।